हे एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। तो अब हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ रिगार्डिंग शेड्यूल 1। अब शेड्यूल 1 अब वैसे तो ये बोलता है कि एक्टिविटीज़ दैट आर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ़ दे आर मेड विदाउट कंसिडरेशन। लेकिन इसको एक सिंपली याद करने के लिए कि इसका मतलब क्या होता है, मैंने इसको एक नाम दे दिया कंपल्सरी टैक्सेशन। अभी कंपल्सरी टैक्सेशन चीज़ क्या है? तो गवर्नमेंट कहती है कि हम कुछ एक्टिविटी स्पेसिफाई कर रहे हैं। अगर कोई बंदा या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बॉडी कॉरपोरेट उस एक्टिविटी में फॉल करती है कि उसने अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये ए चीज़ है, तो ए चीज़ अगर मैं सप्लाई कर रहा हूँ तो दैट इज़ मेड विद और विदाउट कंसिडरेशन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट विल बी टैक्स्ड एज अ नॉर्मल ट्रांजेक्शन अंडर GST। तो now let's discuss कि what are those transactions that government has specified जिन पे ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन हो या ना हो पर टैक्स उस पर पूरा लगेगा। तो फर्स्ट थिंग इज परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। तो गवर्नमेंट का इंटेंट क्या था इस चीज़ को इस लिस्ट में इंक्लूड करने का? तो सबसे पहले इसका बेसिक मतलब समझते हैं। बेसिक मतलब इस कि यहाँ पर अगर कोई भी परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट होता है, मान लीजिए ए ने अपने बिजनेस में कुछ फिक्स एसेट्स बना रखे थे, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर। तो ए ने जब इनको परचेज़ किया तो ही हैज़ अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सच एसेट्स। अब कल को क्या होता है, 2 साल के बाद ए मार्केट में जाता है और एक नया बायर ढूंढता है बी, और बी को वो ये एसेट्स ट्रांसफ़र कर देता है। तो जब वो इसकी सेल करता है तो वो कोई टैक्स चार्ज नहीं करता। वो कहता है कि मैंने इसका अपने बिजनेस एसेट का डिस्पोजल किया है तो मैं कोई टैक्स नहीं चार्ज करूँगा इसके ऊपर। तो इस केस में गवर्नमेंट ने ये बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ए बी को कोई भी एसेट सेल करता है अपने बिजनेस का जिसका उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया था, तो उस ट्रांजैक्शन पे वो विद और विदाउट कंसिडरेशन ही क्यों ना हो, उस पर ए को टैक्स चार्ज करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना पड़ेगा। अब कई क्वेश्चंस आते हैं कि गवर्नमेंट ने इतनी कॉम्प्लेक्सिटी क्यों इन्वॉल्व करी इस ट्रांजैक्शन में। सिंपली गवर्नमेंट कह सकती थी कि ये टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, बट गवर्नमेंट का इंटेंट क्या था इस चीज़ को इसमें इंक्लूड करने का। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल जहाँ पर ए एक रजिस्टर्ड डीलर है अंडर GST और बी एक अनरजिस्टर्ड डीलर है अंडर GST। तो अब होता क्या है, एक सी वेंडर है, सी ने ए को कुछ कंप्यूटर सेल करे और जो उसने वैल्यू पर कंप्यूटर सेल किया दैट वाज 2 लाख रुपए। इसके ऊपर मान लीजिए 5% का GST लगा फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कि बनता है 10,000 रुपये, और इन टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू बनी 2,10,000 रुपये। अब ए ने अपनी बुक्स में क्या किया, ए ने इस एसेट को सबसे पहले तो कैपिटलाइज किया और सेकेंड उसने ये जो 10,000 रुपये का ITC था इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको अपनी आउटपुट लायबिलिटी के अगेंस्ट यूज़ कर लिया। और ये यूटिलाइज़ करने के बाद ए मार्केट में गया और ए ने ये 2 लाख रुपए का एसेट बी को ट्रांसफ़र कर दिया, और जिस वैल्यू पर उसने बी को ट्रांसफ़र किया दैट वाज 2 लाख रुपीज़। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए अगर सी ने डायरेक्टली बी को सेल किया होता, तो सी ने उस ट्रांजैक्शन को एज अ नॉर्मल ट्रांजैक्शन ट्रीट करके 2 लाख प्लस 10,000 रुपये का GST लगाकर 2,10,000 रुपये का बेचा होता। लेकिन अब सी ने क्योंकि ए को पहले सेल किया और ए ने इसका इनपुट यूज़ कर लिया, तो ए की बुक्स में जो कॉस्ट आई वो 2 लाख रुपए आई, और उसके बाद ए ने ये एसेट बी को ट्रांसफ़र कर दिया 2 लाख रुपए का। तो यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन पे जहाँ से ए बी को सेल कर रहा है, यहाँ पर कोई GST नहीं आया। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये बोला कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर आनी चाहिए सारी ट्रांजैक्शन, बेशक वो सी सेल करे या बेशक वो ए सेल करे। तो इस केस में गवर्नमेंट ने ये बोला कि अगर
ए बी को कोई भी एसेट ट्रांसफ़र कर रहा है जिसके ऊपर उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है, तो दैट इज़ अगर ये विद और विदाउट कंसिडरेशन ही क्यों ना हो, ए को उसके ऊपर टैक्स चार्ज करना पड़ेगा और तभी वो बी को वो अपना एसेट ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर करता है कि दैट इज़ परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ माई बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। अब अगर ए ने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया है उस एसेट पे, तो गवर्नमेंट कहती है कि अब आपको उस पर टैक्स चार्ज करना पड़ेगा जब भी आप उसकी फर्दर सेल करेंगे। अब सेकेंड पॉइंट क्या है? अब सेकेंड पॉइंट जो है दैट इज़ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि मान लीजिए एग्जाम्पल एक एक्स है और एक वाई है। एक्स हेड ऑफिस है और वाई उसकी ब्रांच है। तो जब एक्स वाई को कुछ भी सेल करेगा तो ऐसा हो सकता है कि वो एक्स जब वाई को गुड्स ट्रांसफ़र करे तो उसके लिए कोई कंसिडरेशन ना चार्ज करे। अब जब वो कंसिडरेशन नहीं चार्ज करेगा तो वो उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगाएगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि इस सिनेरियो में अगर कोई भी रिलेटेड पर्सन दूसरे अपने रिलेटेड पर्सन को कुछ भी गुड्स ट्रांसफ़र कर रहा है, वेदर फॉर अ कंसिडरेशन और नॉट, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहीं से हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जो ब्रांच ट्रांसफर्स हैं, दैट इज़ अगर उसके ऊपर कोई कंसिडरेशन लगी है या नहीं लगी है, उस पर टैक्स ज़रूर चार्ज होगा। बट हाँ, जो यहाँ पर टैक्स चार्ज होगा, मान लीजिए एक्स ने वाई पे 20,000 रुपये का टैक्स चार्ज किया, वाई इस 20,000 रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है और जब वाई इसको फर्दर सेल करेगा तो वो अपनी आउटपुट लायबिलिटी के अगेंस्ट इस 20,000 को यूटिलाइज कर सकता है। अब मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन आती है कि यहाँ पर एक एम्प्लॉयर है ए और एम्प्लॉई है बी। अब ए अपने ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ बी उसको कुछ गुड्स ट्रांसफ़र करता है या मान लीजिए कोई सर्विसेज देता है, तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बोला है कि अगर कोई भी आप सर्विस दे रहा है, कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को या कोई गुड्स ट्रांसफ़र कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, हम उसको एज अ गिफ्ट मानेंगे और वो जो गिफ्ट होगा उसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए इन अ ईयर। तो इसका ये मतलब निकल के आता है कि एक साल में एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को 50,000 से ऊपर के गिफ्ट्स अगर कुछ भी ट्रांसफ़र करता है तो दैट इज़ टैक्सेबल अंडर जीएसटी। और ये चीज़ गवर्नमेंट ने इस प्रोवाइज़ो में डाली है जहाँ पर वो ये बोलता है प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट्स नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज़ इन वैल्यू in a financial year by an employer to an employee shall not be treated as a supply of goods or services or both। तो वो ये कहता है कि अगर 50,000 तक के गिफ्ट्स हैं तो उस पर जीएसटी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 50,000 से ऊपर की वैल्यू के कोई गिफ्ट्स कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को ट्रांसफ़र करता है तो उस पर जीएसटी चार्ज हो जाएगा। हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, दैट इज़ रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ गुड्स by a principal to his agent where the agent undertakes supply of such goods on behalf of the principal। तो इसका मतलब क्या है? तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि X प्रिंसिपल है और Y उसका एजेंट है। Y, Z एंड W ये तीनों उसके एजेंट्स हैं। He is present in state 1, he is present in state 2 एंड ही इज़ प्रेजेंट इन स्टेट 3। अब X Z को कुछ गुड्स ट्रांसफ़र करता है, Y को कुछ गुड्स ट्रांसफ़र करता है और W को कुछ गुड्स ट्रांसफ़र करता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि इस पर कोई कंसिडरेशन X चार्ज करे या ना करे अपने एजेंट से, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी गुड्स ऐसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं जो प्रिंसिपल अपने एजेंट्स को ट्रांसफ़र कर रहा है इन हिज बिजनेस, जो एजेंट्स फर्दर यूज़ करेंगे अपनी सेल करने के लिए, तो
उस ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स लगा देंगे और जितना भी यहाँ पर टैक्स लगा होगा उसको एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट एजेंट्स अवेल कर सकते हैं और इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को अपनी आउटपुट लायबिलिटी सेट ऑफ करने के लिए यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल अगर एजेंट को कोई भी गुड्स ट्रांसफ़र कर रहा है दैट इज़ टैक्सेबल अंडर GST। अब अदर वे अराउंड भी समझते हैं इस ट्रांजैक्शन का। तो गवर्नमेंट कहती है अगर कोई गुड्स एजेंट ने अपने प्रिंसिपल को ट्रांसफ़र करे हैं वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए अब X जो प्रिंसिपल था और Y उसका एजेंट था, Y ने कुछ गुड्स रिसीव करे हैं अपने वेंडर से जो कि उसने फर्दर X को ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो यहाँ पर वेंडर ने उससे टैक्स चार्ज किया होगा। अब Y जब अपने गुड्स X को ट्रांसफ़र करेगा तो वो भी यहाँ पर अपना टैक्स चार्ज करेगा और X इसका फर्दर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। तो एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन अ प्रिंसिपल और अ एजेंट whether principal is receiving the goods or whether principal is transferring the goods, इन दोनों ट्रांजैक्शंस पर GST चार्ज हो जाएगा एज अ नॉर्मल ट्रांजैक्शन और उन ट्रांजैक्शंस का इनपुट प्रिंसिपल या एजेंट यूज़ कर सकते हैं अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए। फोर्थ ट्रांजैक्शन इज इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन or from any of his other establishments outside India in the course or furtherance of business। अब मान लीजिए कि यहाँ पर P है जो कि इंडिया में सिचुएटेड है और इसकी एक पेरेंट कंपनी है, या पेरेंट नहीं तो हम कह सकते हैं इसकी कोई रिलेटेड कंपनी है जो कि USA में एस्टैब्लिश्ड है। अब P इंडिया में रहते हुए USA से कुछ सर्विसेज लेता है, तो जो US एंटिटी से वो सर्विसेज ले रहा है अब उस पर US एंटिटी उससे कोई कंसिडरेशन चार्ज करे या ना करे, गवर्नमेंट ये बोलती है कि इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो भी वो सर्विसेज ले रहा है दैट इज़ टैक्सेबल अंडर GST। हाउएवर इसमें अब क्वेश्चंस जो उठकर आते हैं वो एक मेजर क्वेश्चन उठकर आता है कि इन सर्विसेज की वैल्यूएशन कैसे होगी। तो एक मेजर पॉइंट निकल के आया गवर्नमेंट के आगे कि अगर कोई रिलेटेड पर्सन अपनी एक रिलेटेड एंटिटी से, वो इंडिया में है या बाहर है या कहीं भी अपनी रिलेटेड एंटिटी से कोई सर्विसेज ले रहा है तो उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक रूल्स निकाले दैट आर वैल्यूएशन रूल्स, और उसमें गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया कि अगर कोई भी रिलेटेड पर्सन दूसरे अपने रिलेटेड पर्सन से कुछ सर्विसेज ले रहा है तो उनकी जो वैल्यूएशन होगी दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ ओपन मार्केट वैल्यू। और गवर्नमेंट ये कहती है कि जहाँ पर ये ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है वहाँ पर एक काम करिए, जो सप्लाई किसी लाइक गुड या सर्विसेज की होगी उसकी जो वैल्यू ये रिलेटेड एंटिटी चार्ज कर रही है किसी लाइक गुड और सर्विसेज की, तो हम उसकी वैल्यू मान लेंगे कि वही एक वैल्यू होगी जो ये रिलेटेड एंटिटी चार्ज करेगी इस ट्रांजैक्शन के लिए भी। तो मान लीजिए P दो तरीके की सर्विसेज देता है, सर्विस A और सर्विस B। उसने ये A सर्विस जो थी अपनी एक रिलेटेड एंटिटी को दी। अब इस ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू थी वो ओपन मार्केट वैल्यू से हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि ये जो लाइक सर्विस जो P डैश जो B सर्विस है, जो लाइक काइंडेड सर्विस है जो किसी आउटसाइड एंटिटी को वो दे रही है, तो इसके लिए जो वो वैल्यू चार्ज कर रही है, एक काम करो इसी वैल्यू को इस वाली सर्विस की ट्रांजैक्शन वैल्यू मान लो और उस पर GST चार्ज कर लो। हाउएवर देयर आर स्पेसिफिक रूल्स रिगार्डिंग वैल्यूएशन एज वेल, और उन रूल्स को मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा फॉर अ डीप एंड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो एक छोटी सी समरी ले लेते हैं कि हमने इस वीडियो में डिस्कस क्या किया। तो इस वीडियो में एक्चुअली हमने जो डिस्कस किया दैट इज़ कंपल्सरी टैक्सेशन, कि ऐसे कौन से सिनेरियोज़ हैं जहाँ पर गवर्नमेंट कह देगी कि
कि इसमें कंसिडरेशन हो या ना हो, बट हम उसको मान लेंगे कि दैट इज़ टैक्सेबल अंडर जीएसटी। सो फर्स्ट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ अ बिजनेस एसेट, जहाँ पर हमने कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड ऑन दैट एसेट। तो गवर्नमेंट ये कहती है जहाँ पर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया है अपने एसेट के ऊपर और आप उसको फर्दर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उस पर अगर आपने कोई कंसिडरेशन भी चार्ज नहीं करी है, फिर भी हम उसको जीएसटी उस पर चार्ज कर देंगे और उसको टैक्सेबल अंडर जीएसटी मान लेंगे। सेकेंड पॉइंट वॉज द सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सनस और डिस्टिंक्ट पर्सनस। अब जो भी ये सप्लाई हो रही है बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, फॉर एग्जांपल ब्रांच ट्रांसफ़र अगर कुछ हो रहा है, तो उसके लिए आप कोई कंसिडरेशन चार्ज करिए या ना करिए, दैट इज़ टैक्सेबल अंडर जीएसटी। और अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कुछ गिफ्ट्स दिए तो उसकी वैल्यू 50,000 तक होनी चाहिए, और 50,000 तक अगर है तो दैट इज़ नॉन टैक्सेबल। 50,000 से ऊपर होते ही हम उस पर टैक्स चार्ज कर देंगे। थर्ड इज़ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट और बाय अ एजेंट टू हिज प्रिंसिपल। तो गवर्नमेंट कहती है अगर प्रिंसिपल एजेंट को या एजेंट प्रिंसिपल को कोई भी गुड्स ट्रांसफ़र कर रहा है, सो दैट इज़ ऑल्सो टैक्सेबल अंडर जीएसटी irrespective whether consideration has been charged on that transaction or not. And last but not the least, that is the import of services by a related person or established in India from an establishment that are outside India. तो यहाँ पर अगर हम कुछ भी import of service कर रहे हैं तो उस केस में भी उस पर ट्रांजैक्शन की कोई वैल्यू हो या ना हो, गवर्नमेंट ये कहती है हम ओपन मार्केट वैल्यू कंसिडर करके या वैल्यू ऑफ लाइक गुड और सर्विस को कंसिडर करके उस ट्रांजैक्शन को टैक्स कर देंगे। हाउएवर वैल्यूएशन रूल्स गवर्नमेंट ने अलग से डिफाइन किए हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के लिंक में अटैच कर दूंगा फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you like the video and you are understanding the concepts of GST. If you like our videos, then do subscribe and leave your comments so that we can improve in further videos. Thank you so much.